नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार खजूरिया, डिग्री कॉलेज महानपुर से लेक्चरर हिंदी। अपने जनरल हिंदी 5th सेमेस्टर के बच्चे जिन्होंने कथाकार प्रेमचंद रखा हुआ है यानी डीएससी हिंदी रखा हुआ है, तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने इससे पहले जो है वो पढ़ा है प्रेमचंद का परिचय, जिसमें हमने प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ा था। अब हमारे सिलेबस में जो पुस्तक उनकी लगी हुई है, दो किताबों का नाम मैंने आपको बताया था। एक किताब का नाम था गबन, दूसरी का प्रेमचंद कहानी का श्रेष्ठ। तो हमने गबन को पढ़ने की कोशिश भी की थी गूगल मीट के माध्यम से। तो 2-4 बच्चे ही जुड़े हैं, लगभग की क्लास तो 25 बच्चे की है। तो 2-4 बच्चों को गूगल मीट पे पढ़ा के कैसे पूरी क्लास को हैंडल किया जाए, इसके लिए मैंने जो सोचा कि चलो आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा यानी कि रिकॉर्डिंग कर करके किताब से, यानी कि ये 300 पेज की किताब है, तो लगभग आपको घंटे 40 मिनट 1 घंटा हम रीड करते हुए गबन का जो है वो पाठ करेंगे। आपको मैं पहले भी बड़ी बार कह चुका हूं कि जब तक हम मूल पुस्तक या टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ते हैं तब तक हम उससे संबंधित जो प्रश्न हैं ठीक से नहीं कर पाते हैं। भले हम उसका सार पढ़ लें, भले उसका कुछ और कर लें, लेकिन मूल किताब को पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए आप जब भी इस वीडियो को देखें, मैंने आपको पहले भी कहा कि किताब सारे लोग खरीद लें, तो अब आप जब भी इस वीडियो को देखना शुरू करें तो अपने पास कॉपी, पेन और अपनी टेक्स्ट बुक साथ ले लें। तो थोड़ा थोड़ा यानी कि उसको सुनते हुए उसके बाद आप जरूर अपनी किताब को भी देखें कि क्या कहाँ पे बोला गया, क्या बताया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि 10-20 मॉड्यूल्स में हम इस किताब को ख़त्म करें। तो चलिए हम गबन का पाठ करते हैं। गबन प्रेमचंद जी ने जो है वो 1928 के आसपास लिखा था। आज जांचते हैं कि गबन कितना रेलिवेंट है, कितना आज के समय में प्रासंगिक बचा हुआ है। तो गबन का सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताना चाहूंगा। आप लोग जानते होंगे गबन किसे कहते हैं, गबन शब्द का अर्थ क्या है और क्यों प्रेमचंद जी ने इसको नाम गबन दिया होगा, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो गबन का मतलब होता है घोटाला करना, पूंजी का गबन कर लेना। जैसे कि हम किसी ओहदे पे बैठे हुए हैं, सरकारी या गैर सरकारी संस्था के किसी ओहदे पर बैठे हैं, और वहां का जो पैसा आता है हम उस पैसे का गबन कर लेते हैं, हम घोटाला कर लेते हैं। तो यानी कि गबन का मतलब क्या हो गया, गबन का अर्थ हुआ घोटाला करना, यानी कि पैसे को छुपा लेना। आजकल अंग्रेजी में जिसको कह रहे हैं कि बड़े सारे स्कैम हुए, आपने सुना भी होगा, 2G स्कैम से पता नहीं लेके कितने सारे स्कैम का आपने नाम सुना। तो अब हम जो है वो गबन का अर्थ जान गए कि घोटाला करना, पैसे की चोरी करना, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों से भ्रष्टाचार करना, जिसको हम बड़े अर्थ में अगर जानना चाहेंगे तो भ्रष्टाचार करना। तो अब हम करते हैं गबन का पाठ। तो गबन की शुरुआत जो है वो इस तरह से है कि बरसात के दिन हैं, सावन का महीना, आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई, रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा है, लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। 2-4 झूल रही हैं, 2-4 झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई 12 मासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। धानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है।
तो प्रस्तुत जो गद्यांश जिसकी यानी कि शुरुआत जो हो रही है गबन की, प्रेमचंद एक परिवेश को उठाकर अपने परिवेश का निर्माण कर रहे हैं अपनी कथा को चलाने के लिए। कैसी पृष्ठभूमि है, कैसा परिवेश है। तो बरसात के दिन चल रहे हैं और सावन का महीना है। सावन का महीना भारतीय सभ्यता संस्कृति में अपना एक विशेष स्थान रखता है और महिलाओं के जीवन में खासकर सावन जो है वह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। झूलों का, और सावन के महीने में आप जानते ही होंगे कि तमाम एक ग्रामीण जो जीवन था, तमाम जो नवविवाहित लड़कियां होती हैं वो अपने ससुराल से अपने मायके आ जाती हैं। उनकी माताएं और वो लड़कियां और जो अभी गांव में और लड़कियां होती हैं सब मिलकर झूले झूलते हैं, झूले डाले जाते हैं। तो बारिश की फुहारों के साथ यानी कि उनकी स्मृतियां भी जो है वो जागृत हो जाती हैं। ये उनके मिलने और खिलने का महीना होता है, ये मौसम जो होता है बरसात का, जिसमें इस महीने में वह अपनी सहेलियों से मिलती हैं, चलती हैं। तो यानी कि प्रेमचंद उनके सावन के महीने का और महिलाओं के साथ उसके मनोवैज्ञानिक संबंध को हमारे सामने ग्रामीण परिवेश के साथ हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस ऋतु में, कौन सी ऋतु, बरसात की ऋतु में, सावन के महीने में, इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। यानी कि जैसे वो महिलाएं कभी अब सावन के महीने में अपने गांव गई होंगी, अपनी सहेलियों की उनको याद आ जाती है, उनके बाल मन की स्मृतियां जो हैं वो जागृत हो जाती हैं। और उन्होंने जो धाने रंग की जो साड़ियां पहनी हुई हैं वह भी हरियाली के साथ अपना नाता जोड़ रही हैं। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकाल कर दिखाने लगा। ये बिसाती कौन? सामान बेचने वाला, बंजारा भी कह सकते हैं, जिनको हमारे इलाकों में ज्यादातर क्या कहा जाता है, चूड़ियां बेचने आया है बंजारा। और जो सामान महिलाओं के हार श्रृंगार का, बच्चों के साथ खिलौनों का जो सामान लेके जो बेचने आता है उसको यहाँ पे बिसाती कहा गया है। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लैस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़ियां और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई चीज। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वह फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। अब प्रेमचंद देखिए कैसे इस पूरे परिवेश में से किसी एक बालिका को चुन रहा है। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका, उसने वो चीज पसंद की वो जो उन तमाम चमकदार चीजों में सबसे ज्यादा चमकदार थी। और वो सुंदर चीज क्या थी? फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। क्या बोलती? मां से बोली, अम्मा मैं ये हार लूंगी। मां ने बिसाती से पूछा, बाबा ये हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने का है, मालकिन जो चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। ये यहां पे एक माता की या कैसे वो
औरतें जो होती हैं वो बिसाती के साथ, एक बंजारे के साथ अपनी वार्तालाप करती हैं, और बंजारा कितना परिपक्व होता है अपना सामान बेचने के लिए कि देखिए क्या कहता है, कैसे वो टॉन लगाता है, कैसे वो बात कहता है कि बहू जी तब तक तो 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। ये असली चंद्रहार कहां से मिल जाएगा? माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा ना थी। शायद हीरों के हार से भी उसे इतना आनंद ना होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती फिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिलोर का हार था। और लड़की का नाम जालपा था, माता का नाम मानकी। तो हमने फिलहाल गबन से एक अध्याय जो इसने है वो हमने पढ़ा, और इस एक अध्याय में प्रेमचंद ने हमें उस परिवेश से, उस ऋतु से और उस ऋतु से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें महिलाओं का अपना स्थान है, और महिलाओं के अंदर कैसा मनोविनोद जो है वो जागृत होता है इस ऋतु में, और बंजारों का काम किस तरह से चल रहा होता है, और कैसे एक बालिका की मनोदशा जो है वो सामने लाई जा रही है, उसकी मां की मनोदशा सामने लाई जा रही है। और इसी बहाने से प्रेमचंद अपने उपन्यास के 2 पात्रों को हमारे बीच ले आते हैं। एक का नाम जालपा और दूसरे का नाम मानकी। बेटी का नाम जालपा है, वही जो बड़ी आंखों वाली लड़की जिसने सबसे ज्यादा सुंदर चमकदार हार को पसंद किया था, और उसकी माता जिसका नाम मानकी है। तो 2 पात्रों से हमें अभी तक एक अध्याय में हमें परिचित करवाया। किसने? प्रेमचंद ने। गबन के 2 पात्र कौन? नारी पात्र हैं। एक का नाम जालपा, दूसरे का मानकी। यही जालपा आगे चल के हमारे उपन्यास की नायिका बनती है। अब आगे चलते हैं कि कहानी किस ओर जाती है। दूसरा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। अब देखिए हमारे पास 2 पात्र पहले अध्याय में आए, और दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही हमारे पास एक पात्र और आ गया। मतलब यह है कि अब तक के पाठ में हमारे पास उपन्यास के 3 पात्र सामने आ गए। कौन से? जालपा और उसकी माता मानकी। और दूसरा अध्याय शुरुआत करते ही देखिए क्या है? महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान ना थे पर खेती करते थे। वह जमींदार ना थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार ना थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तियार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। देखिए प्रेमचंद कैसे अपने पात्र का परिचय करवा रहे हैं, उसके चरित्र का कैसे उद्घाटन करते हैं, कैसे उसके चरित्र को हमारे सामने खोलते हैं कि वह किसान ना था पर किसान था, जमींदार ना था पर जमींदार था, थानेदार ना था पर तब भी थानेदार था। पर असल में वह क्या था यह पता करना मुश्किल है। प्रेमचंद कहते हैं असल में वह क्या था? जमींदार के मुख्तार था। यानी कि जमींदार के आगे कोई उसके यहां कोई बंदा जो रखा जाता होगा, एक मुख्तार उस समय का कोई ओहदा है, वो क्या है? मुख्तार है। ना ही वह किसान है, ना ही वह जमींदार है, ना ही वह यानी कि थानेदार है। लेकिन वो ये सारी चीजें मुख्तार होते हुए भी वह किसान भी बना हुआ है, मुख्तार होते हुए जमींदार भी बना हुआ है, थानेदार। इतनी वो धाक रख रहा है इतनी चीजों की। वेतन कितनी है? उसके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा, कई गायें भैंसें। वेतन कुल 5 रुपए पाते थे। उनके पास तंबाकू के खर्च को भी काफी ना होता था। यानी कि जो वो वेतन लेते हैं 5 रुपए, उनके पास तंबाकू के खर्च को भी काफी ना होता था। यानी कि ये उससे उनका जो है वो तंबाकू का खर्च भी जो है वो नहीं चलता। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे ये कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उनके 3 भाई और थे। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे
ये कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। देखिए प्रेमचंद कैसे दीनदयाल का जो चरित्र है उसको सामने ले आए। कहा नहीं कहीं भी कि वह 2 नंबरी से पैसा कमाते हैं, बस उन्होंने ये कह दिया कि आमदन उनके पास कुल मिलाकर 5 रुपए है, और जो जिससे उनका जो है वो मसा तंबाकू का खर्चा भी नहीं चल सकता है। पर उनकी कमाई के आय के कौन कौन से मार्ग हैं ये कौन जानता है। और जालपा जो पहले अध्याय में जो बालिका आई वह कौन है। जालपा उन्हीं की लड़की है। जालपा जहां से बात शुरू हो रही है, केंद्र बिंदु बना लिया है प्रेमचंद ने जालपा को, उनकी माता, फिर उसके बाद उसके पिता आ रहे हैं सामने। क्या नाम। दीनदयाल प्रिया, दीनदयाल जी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता तेरे भाई क्या हुआ तो वह बड़ी सरलता से कहती बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे, फूंक फूंक कर पांव रखते, दूध के जले छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई ना कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही ना आता था कि जालपा किसी और चीज से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वह व्यर्थ समझते, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी, यही उसके खिलौने थे। वह बिलोर का हार जो उसने बिसाती से लिया था अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वह हार को पहनती, कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जंचता ही न था। तो दीनदयाल का भी रवैया देखिए, जब भी जाते उसके लिए हमेशा क्या लाते, एक कोई ना कोई गहना लाते, आभूषण जरूर लाते, कोई और खिलौना नहीं लाते। और उसको भी वही चंद्रहार ही सबसे ज्यादा जो है वो प्रिय लगता। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए चंद्रहार लाए। मानकी कौन, जालपा की मां। मानकी की यह साथ बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा ना लगता। पिता से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी। कब ला दीजिएगा। बहुत जल्द। बाप के शब्दों से जालपा का मन भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। मां, वह तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। जालपा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती। मां ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान ना था। ऐसे कौन बड़े औहदेदार थे, बरसों में कहीं यह हार बनने की नौबत आई थी। जीवन में फिर इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। यह दशा प्रेमचंद जी सुना रहे हैं किसके, दीनदयाल की आर्थिक परिस्थिति से परिचित करवा रहे हैं। पहले भी करवाया और उनके चरित्र से भी अवगत करवाया था कि कैसे उन्होंने किसी एक बंदे को यानी कि पिटवा कर ही मरवा दिया था, और कैसा उनका चरित्र था, किस तरह का उनका चरित्र है। और उनकी आर्थिक परिस्थिति देख लीजिए कि जिनकी आमदन सिर्फ 5 रुपए है वो हार कितने का खरीद रहे हैं, 600 रुपए से बना हुआ। और अब दोबारा से अगर वो हार खरीदना हो तो पता नहीं है वो 600 रुपया कब जमा होगा। आप खुद ही हिसाब कर सकते हैं कि किसी की 5 रुपए आमदनी महीने की हो तो वो 600 रुपया कब जाके कंप्लीट होगा। घर परिवार सब चीजें चलानी है, सिर्फ गहना ही तो खरीदना नहीं है। तो ये जो यानी कि
मन में लालसा थी इसको पूरा करने की, ये कौन सी आज ही पूरी होने, ये बरसों बाद जाके ये साथ जो है पूरी हो रही थी। तो माँ ने क्या कहा, माँ से जब बालिका जाती है जालपा और कहती है कि तुमने तो अपने लिए बनवाया, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती, तो माँ ने भी कहा कि वो तुझे ससुराल से आएगा तेरे यहाँ। तो कैसे एक बच्ची का मनोवैज्ञानिक निर्माण होता है कि उसके अंदर गहनों के प्रति लालसा तैयार हो जाती है कि उसके लिए कोई और, तो समाज किस तरह से बच्चियों का माइंड जो है वो इस तरह का तैयार करता है। प्रेमचंद इस ओर भी इशारा करते हैं, बता रहे हैं कि कैसे उसके पिता जब भी प्रयाग जाते हैं, कहीं जाते हैं और वहां से जब लौट कर आते हैं तो उसके लिए जरूर कोई ना कोई गहना लाते हैं, कोई खिलौना नहीं लाते हैं, खिलौना उसके लिए बस गहना लाते हैं। और गहनों से उसको इतना, वो चंद्रहार उस समय जो उसका बिसाती आया हुआ था, बिसाती ने भी कहा कि 4 दिन के बाद तो बेटी को ऐसे भी चंद्रहार पहनने की उम्र आ जाएगी, मिल जाएगा। अब जब ये समय आ गया तो उसने मांग रखी, तो पिता से रखी, तो उसने कहा मैं ले दूंगा बेटी, लेकिन माँ से कहा उसने जाके कि माँ मुझे चंद्रहार बनवा के दे दीजिए। तो क्या हुआ, तो माँ कहती है कि तुझे तो तेरी ससुराल से आएगा। तब ससुराल के लिए इस बच्चे के मन में तरह तरह की कल्पनाएं तैयार होने लगी हैं। देखो, मन में पहले ही बात बन गई कि ससुराल से गहना आएगा और चंद्रहार आएगा। जालपा लज्जाकर भाग गई, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर ना रही, यानी कि इतनी बुरी और डरावनी चीज नहीं थी अब ससुराल उसके लिए। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहां के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। इसका कल्पना तैयार हो रही है कि वहां के लोग जो हैं उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे, कि माता पिता जो हैं वो उसको चंद्रहार नहीं दिलवा पा रहे हैं, लेकिन कौन, ससुराल से मिलेगा। तो इसका मतलब है जो उसके अंदर ससुराल के लिए बुरी कल्पना थी वो एकदम अच्छी कल्पना में बदल गई। अब उसको वो बुरा नहीं लगने लगा। तभी तो जो चीज ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहां से आएगी, ये उसको सोच रही है। लेकिन ससुराल से ना आए तो ये आशंका भी है, संदेह भी है कि लेकिन ससुराल से ना आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे, किसी के ससुराल से चंद्रहार ना आया था, कहीं उसकी ससुराल से भी ना आया। तो उसने सोचा क्या माता जी अपना हार मुझे दे देंगी, अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया, यानी कि 7 साल बीत गए। 7 साल के अंदर का यह सारा घटनाक्रम है, एक बच्ची के अंदर किस तरह का मनोवैज्ञानिक गहनों के प्रति मनोविज्ञान गढ़ा जा रहा है, कैसे उसके मन में गहनों के प्रति लालसा थी, ससुराल किस तरह का होगा, कैसा, सारी कल्पना उसके अंदर तैयार हो चुकी है। और 7 साल के अंदर ही वह समय आ गया